नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आप सभी को पता है कि मेरे YouTube चैनल पर, मेरे इस चैनल पर CTET का क्वेश्चन चलता है और CTET का अभी जो क्वेश्चन चल रहा है, जो एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर मैं कराता हूँ। ये 29/12/2021 का पेपर है और मेरा बताने का जो स्टाइल है, तरीका है, कुछ अलग है। सभी YouTube चैनल आप लोग देखते हैं, लेकिन मेरा YouTube चैनल एक अलग है बताने का स्टाइल। अगर आप इस तरीका से करते हैं, डेफिनेट रूप से आप कितना भी कमज़ोर है आपका CTET निकलेगा। सबसे पहली बात मैं आप सभी को बताऊं कि जितने भी ऑफलाइन में मेरे क्लास में हैं सभी को जुड़ जाइए। कितने लोग सो जाते हैं तो अलार्म लगा लीजिए, 11 बजे सभी को जुड़ना है। ऑफलाइन में जितने भी है सभी को जुड़ना है, चाहे जो हो कहीं भी हो, जुड़ना है, ठीक है। और इस पेपर को देख करके ही क्लास में प्रवेश करें तो आपको ज़्यादा फायदा होंगे, ठीक है। तो आज देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज एक बार लाइक कर दीजिएगा। ये पेपर है 29 दिसंबर 2021 का बाल विकास का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा है। आप सभी को पता है कि बालक का जो विकास होता है सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो याद रखिए, सबसे पहले जो गामक विकास नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक नहीं होता है, सबसे पहले शारीरिक विकास होता है। तो दो ऑप्शन तो गया काम से। तो सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, शारीरिक यहाँ भी है। उसके बाद संज्ञान बोले तो जानकारी उसको थोड़ा थोड़ा मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब क्या होता है, गामक विकास होता है, मतलब कुछ बच्चा चलने लगता है ना, चलना, थोड़ा सा ऐसा विकास जिसमें थोड़ा सा गति हो। गामक विकास होता है। आध्यात्म वाला विकास जो हो गया यहाँ पे गलत हुआ। आध्यात्म बोले तो क्या, आध्यात्म से लगाव है, केवल उसको आध्यात्म से लगाव जा रहा है। बोले तो पूजा पाठ, अध्यात्म वाले जो भी बुक है ना, उससे लगाव नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उसके अंदर क्या होगा, गामक, थोड़ा सा गति वाला विकास होगा, तब सामाजिक विकास होगा। क्लियर। तो ये सबसे बेटर इसको माना जाता है। जिनको नहीं पता है वो नोट करके याद कर ले। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा हुआ है, लाइन से लिखिए। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैर की ओर है। कहीं भी बोले भाई सिर से पैर, सिर माने शीर्षा, शीर्ष आएगा वहां पे, तो शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है सिर से पैर की ओर। सुनिएगा, ये तो हो गया क्वेश्चन का जवाब। लेकिन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आजकल अधोगामी पूछता है। तो अधोगामी में होता क्या है सीख लीजिए। सिर अधोगामी में मान लीजिए एक आदमी है, यहाँ पे मैं बना देता हूं आप सभी को, कोई एक आदमी बना देता हूं यहाँ, है ना। इसका पैर है, इसका हाथ है। ध्यान से देख लीजिए आप सभी को, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ठीक है। मान लीजिए आदमी है, तो सिर से पैर की ओर होता है, उसको शीर्षगामी कहते हैं। लेकिन शरीर के बीच वाले भाग से ऊपर हो या नीचे हो, बोले तो हाथ की ओर हो या पैर की ओर हो, उसको अधोगामी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, शरीर के केंद्र भाग में यहाँ पे रहता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि राघव जब शिशु था तब उसके माता पिता स्नेह से वंचित रहना पड़ा। एक बच्चा है जिसको प्रेम से वंचित रहना पड़ा। बाल अवस्था में आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले। आगे जब बढ़ा तो उसको बहुत संवेदनशील अध्यापक मिला। फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी। फिर भी भाई लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी और वह जोखिम लेने का हिस्सा नहीं दिखा पाता। तो राघव के विषय में कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। पूरा कहानी टाइप के दिया है, जोखिम लेना वो नहीं चाह रहा है, ठीक है।
तो आरंभिक में उसको देखिए यहाँ पे आरंभिक बोले तो क्या, उसको माता पिता से प्रेम से वंचित रखा गया, और जिसको रखा जाता है माता पिता के प्रेम से वंचित, वह एकदम स्पष्ट रूप वह जोखिम नहीं लेना चाहेगा आगे चलकर के कोई भी कामों में, क्योंकि जोखिम से लड़ने का काम सिर्फ माता पिता ही बताते हैं, है ना। तो आरंभिक में उसको नहीं मिला, तो आरंभ के बाद के अनुभव का मुद्दा चल रहा है। आरंभ में उसको प्यार नहीं मिला, तो बाद का अनुभव क्या है कि वह जोखिम वाले काम में साहस नहीं रख पाता है। अब भाई इससे बेटर आप लोग देख लीजिए, किसी भी चैनल पर नहीं मिल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह खेल जो बच्चे को दूसरे को विचारों और विश्वास और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो कभी भी आप दूसरे के विचार को जान ले रहे हैं, देख करके खेल भी में जान जा रहे हैं, दूसरे के भावनाओं को देख करके, ठीक है, तो यह समझने में सहायक होता है। तो इसको क्या कहलाता है? तो दूसरे के भावना को आप जान रहे हैं कि मान लीजिए पांड्या क्रिकेटर है, आप भावना को जान गए कि हाँ अबकी बार मारेगा छक्का, तो उसको बोलते हैं कल्पनाशीलता वाला खेल। दूसरे की भावना को जान गए कि हाँ ये आएगा खिलाड़ी तो इतना रन मारेगा, तो इसको बोलते हैं कल्पनाशीलता वाला खेल, कि हाँ वो आएगा तो हम लोग जीत जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियम समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का नीति कर्तव्य है कि वो उनके पालन करे? देखिए यहाँ अच्छा लड़का अच्छा लड़की के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ दंड का भी बातें नहीं हो रहा है, दंड आज्ञा पालन का भी। यहाँ कह रहा है कि एक नियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियम समान प्रकार से लागू किए जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसका कर्तव्य है कि इसका पालन करे। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान नियम लागू करके उसको पालन करवाना है, सबको पालन करना है। तो उत्तर में आपका क्या होगा? यांत्रिक भी नहीं होगा, यहाँ कलम चोरी वाली बात होता है, यांत्रिक में किसी लेन देन वाली बात होती है, बराबर में सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास बोलते हैं इसको, याद रखिएगा आप सभी को, याद रहेगा। तो ये लेवल 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए काफी मजेदार क्वेश्चन है, भाषण है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आप लंबे मगर एक चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। मतलब सारा जो है, देखिए कितना मजेदार बात है कि एक लंबा गिलास एक चौड़ा गिलास, है ना, एक लंबा गिलास और एक चौड़ा गिलास को इशारा करते हुए सारा जो है वो अपने बहन को क्या करती है? चिढ़ाने का काम करती है कि उसके पिताजी ने ज़्यादा नींबू पानी दिया है। देखिए लंबा में सोच रहा है ज़्यादा, चौड़ा में सोच रहा है ज़्यादा, लंबा में कम, ऐसे भी हो सकता है। उसकी बहन किसी भी तरह प्रतिक्रिया नहीं दी, और उसकी जो बहन है ना कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, क्योंकि उसके अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलास में जो है नींबू की मात्रा समान संदर्भ में है। तो सारा क्या प्रदर्शित कर रही है? अब देखिए आपके पिताजी है, सुन लीजिए सब कोई ध्यान से। आपके पिताजी है, एक गिलास यहाँ रखा हुआ, इसी गिलास से एक आपके बहन को दे दिया गिलास में नींबू पानी, इसी गिलास से इसमें दे दिया। तो ई गिलास वाला जो लड़कियां है सारा को इशारा करके चिढ़ा रही है कि देखो हमारा में ज़्यादा दे दिए, लेकिन ई वाला आराम से है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। ये तो जान रही है कि भाई इसी गिलास से इसमें डाला गया है और इसी गिलास से इसमें डाला गया है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है भाई? दोनों में समान है। तो ये केंद्रीयकरण का गुण होता है ना, ये जो प्रदर्शित हो रहा है केंद्रीयकरण का गुण उसके अंदर नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में होता है। अगर यह मूर्त संक्रियात्मक में होता तो डिफिनिट रूप से चिढ़ाने का काम नहीं करती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास के किस खेल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि मानसिक समझ उभरने लगे। देखिए बालक कह रहा यहाँ पे किस काल में वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है। जैसे एक बालक है, एक डंडा के ऊपर चढ़ जाता है और डंडा के ऊपर चढ़ करके और सोचता है कि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है, उसको मोटरसाइकिल समझता है। तो ये जो होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है, जिसमें प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद रखना है कैसे, तो बालक जो है वह प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, वह पूर्व संक्रियात्मक में। नेक्स्ट है, मजा आ रहा है ना, समझिएगा मेरा बात, ज़्यादा समझ में आएगा और समझने पर ज़्यादा प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को फिट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अलग अलग टुकड़ा है, सही जगह पर सबको फिट करने के लिए क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। तो लेवी वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सीखने का यह प्रक्रिया क्या है। तो याद रखना है आप सभी को, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यहाँ क्यों रख रही है, इस टुकड़े की यहाँ क्यों नहीं रखी, तो कहाँ कैसे उसकी माँ। देखिए अब भाई कितने लोगों को है समझ में नहीं आता है क्वेश्चन। यहाँ संकेत प्रदान कर रही है, कौन संकेत प्रदान कर रही है भाई, तो उसकी माँ कर रही है संकेत प्रदान, माने इशारा से बता रही है यहाँ कैसे रख दी, यहाँ क्यों नहीं रखी। तो कहीं भी रहे संकेत या इशारा तो वहां पे पार जाएगा। सही, पार बोले तो ढांचा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है। सहायक खोज किसमें सहायक है वाइगोस्की के अनुसार। देखिए वाइगोस्की साहब समाज की बात करते हैं और समाज में द्वंद ये गलत हो गया आपका, ठीक है। समाज में सहपाठी लोग आपका मौजूद रहते हैं जो आपको सहयोग करेंगे। क्लियर, आपका उत्तर बी पर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, सुनिएगा। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता, अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है। देखिएगा काफी मजेदार है। कह रहा है क्या, दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव, दृष्टिगत जगत, जगत माने समझते हैं देखने वाले जगह को सही तरीका से अनुभव करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, आप एक चित्र बनाए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। आप एक चित्र बनाए, हाथ बना दिए, है ना, तो अगर आपको कहा जाए आप चित्र बनाए, अगर सर पर आप हाथ बना दे रहे हैं तो ये दृष्टिगत जगत को आप सही तरीका से बनाए हैं, नहीं बनाए। हाथ मूड़ी पर होता है, सर पर होता है, कभी नहीं होता है। तो यहाँ का रहा दृष्टिगत जगत को, माने आँख को, दृष्टिगत जगह कौन है, आँख को सही जगह बना रही है ना। तो स्थानिक बुद्धि जिसमें होता है वही कर पाता है, चित्रकार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, काफी मजेदार सेशन है आज का, थोड़ा बड़ा करके ही पढ़ाते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ, हेतल घर में गुजराती बोलती है, बहुत अच्छी बात है, और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसे विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में क्या करना चाहिए। उसकी भाषा भाई गुजराती है, हिंदी में पढ़ाई हो रही है, क्या करना चाहिए। देखिए हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए तो उस पर क्या होगा भाई, वो नाराज हो जाएगी। गुजराती जानती है तो उसकी मातृभाषा का अवहेलना होगा।
बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए, तभी अच्छा होगा ना। गुजराती जानती है तो सम्मान करना है, यही हो जाएगा आपका सबसे बेटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेंडर क्या है या दोस्तों, याद रखना है जेंडर एक सामाजिक संरचना है। कैसे याद करेंगे भाई, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा दे लिंग, लिंग है, याद रखिए क्वेश्चन यही है, दोनों सेम ही है। जेंडर कहे तो सामाजिक संरचना, लिंग कहे तो जैविक संरचना है, आंसर बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है कि अध्यापक द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कथन करण से घबराए नहीं। अध्यापक कह रहा है विविध तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए मूल्यांकन के लिए, और दूसरी बात कर रहा है मूल्यांकन के बारे में ही बोल रहा है। मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करेंगे। शेष कक्षा से यहाँ पृथक करना गलत कर दिया दोस्तों, तो ए सही और गलत, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, नेगेटिव पर जा रहा है। तो प्रगतिशील कक्षा में कभी भी हम सभी को पता है दंड या पुरस्कार का प्रयोग नहीं होता है। क्या प्रगतिशील कक्षा में लचीला चाहिए, बच्चा सक्रिय रहेगा, अध्यापक गतिशील रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राशि ने बच्चे की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। बहुत अच्छी बात है। उसने बच्चे से कहा कि, क्या कहा कि एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाया जाए। एक उत्तर के लिए क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रश्न बनाया जाए। तो शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या है, तो ये अधिक से अधिक उत्तर बनाने के लिए कह रहा है। तो यह उपागम जो है वह बाल केंद्रित छोड़ के दूसरा कुछ नहीं मारेंगे हम लोग, क्योंकि पाठ्य पुस्तक कंठस्थीकरण और उपदेशात्मक का प्रयोग हमेशा गलत की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम का देखिए दो चीजें, समावेशी कक्षा में क्या है, एक सहयोग है और एक सहयोजक है, एक सहयोगात्मक है एक सहयोजक है। दोनों का क्या होना चाहिए, तो अत्यधिक हतोत्साहित करना भाई गलत गया। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करेंगे, ये भी गलत हुआ। यहाँ पे प्रतिफल जो है ना, प्रतिफलों के लिए कम करती है, ये आपका गलत हुआ। तो उत्तर आपका सक्रिय से प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। जो सुविधा से वंचित है उसके लिए आप क्या करिएगा, तो विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद देने के लिए कहना। विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद जो हो जाएगा यहाँ उसके लिए हतोत्साहित कर देगा बच्चा कि हम कमज़ोर हैं इसलिए सर हमको अलग से समय देते हैं, ऐसा मन में चलेगा बच्चों का। तो ये आपका गलत हुआ। विद्यार्थी के लिए विशेष अनुभाग बनाने के लिए कहना, तो कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर हो तेज हो उसके लिए विशेष नहीं बनेगा। योग्यता आधारित समूह बनाने के लिए कहना, योग्यता बोले तो जिसका माइंड तेज है उसको इधर समूह, जो कमज़ोर है इसको इधर समूह। तो ये योग्यता वाले वर्ड यहाँ अच्छा नहीं है। सहयोगात्मक समूह बनाने के लिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करता है, सहयोग समूह चाहिए, है ना। संवर्धन माने वृद्धि करने के लिए विविधता का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा क्या है कि एक विद्यार्थी जिसे ADHD अवधान न्यूनता क्या है, अति सक्रियता विकार। याद कर लीजिए ADHD का मतलब क्या होता है, पूछ देगा। तो अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार हम पूछेंगे आज ऑफलाइन की क्लास में, जितने लोग देख रहे हैं। जो समावेशी करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है,
अति सक्रियता विकार, यही से पकड़ा जाएगा। चलिए, तो उच्च संरचना जहाँ मुख्य शिक्षण मौखिक अनुदेशक होता है, तो उच्च संरचना आपका गलत हुआ। अति सक्रियता विकार है तो कक्षा जहाँ लचीली समय सारणी, ठीक है, बैठने की व्यवस्था और विद्यार्थियों को रुचि के अनुसार स्वयं काम करते हैं, बहुत बेटर है, रुचि के अनुसार काम करेगा, ठीक है। यहाँ क्या निर्धारित सीट पर बैठाइएगा, यहाँ जटिल अनुदेशक है, तो ये सब गलत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ऑफलाइन में जितने भी है, मैं जो बोलता हूँ ना उसको नोट जरूर करें ऑफलाइन क्लास वाले, और मैं उसको पूछ लूँगा क्लास में। एक नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले, अपसारी चिंतन यहाँ आ रहा है तो आप क्या मारिएगा? सृजनात्मक बुद्धि मारेंगे ना। कोई गलती नहीं करना है, एक भी गलती नहीं करना है। ऑफलाइन वाले ध्यान दीजिए, अगर गलती हो रहा है नोट कर लीजिएगा, जो गलती हो जाए। चलिए, और आप लोग नंबर दे करके उत्तर दे, क्योंकि लाइव जो है किसी किसी का आगे चलता है, किसी किसी का पीछे चलता है, नेटवर्क के हिसाब से चलता है। चाहे होता क्या है, समय पर नहीं आने से चलता है। प्री लाइव है आपका। यह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पठन वैफल्य है तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, पढ़ने में भी आएगी, साथ साथ लिखने में भी उसको आ जाएगा। जब पढ़ने ही नहीं आएगा तो लिखने में भी आ जाता है। नेक्स्ट, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए, बहुत अच्छी बात है, पैदा होते, कुछ न कुछ करते रहता है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, किसने कहा? बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए। बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक है, मतलब खोज करता है सक्रिय रूप से। बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। ये गड़बड़ा गया, ये गड़बड़ हो गया। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश के अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। अंतःक्रिया द्वारा, बहुत अच्छी बात है, परिवेश में अर्थ सृजित माने निर्माण करने के लिए पैदा होते हैं, अच्छी बात है। तो बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये पियाजे साहब जो लोग बताए हैं कमेंट करके, उनका सही गया। 1, 2 और 4 गया यहाँ पे सही। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के काम में त्रुटि के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रुटि कर रहे हैं, उसके विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना, ये है ना श्रेणीबद्ध, है ना, ये गड़बड़ होता है। योग्यता आधारित समूहों में पृथक्करण करना, है ना, कितना गलती वर्ड का प्रयोग किया है, हटाइए इसको। बच्चे की सोच चिंतन को समझना, देखिए विद्यार्थियों में काम में त्रुटियों के विश्लेषण, अगर त्रुटि कर रहा है तो बच्चे की सोच चिंतन को समझेंगे कि क्यों गलती कर रहा है बच्चा ये, ठीक है। तो 22 का जो उत्तर है ये बी पर जाएगा, कहीं कूट तो नहीं ना है, नहीं है, चलिए बी पर गया। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ फटकारना है, यहाँ तुलना करना है, ठीक है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है कि अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? जितने ऑफलाइन देखते हैं ना, बाद में जुड़ते हैं, उनको कह देते हैं कि 11 बजे लाइव में जुड़े, इससे ज़्यादा फायदा कुछ नहीं हो सकता। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो मनोवैज्ञानिक कारक से होता है ना, बहुत अच्छी बात है। सामाजिक संस्कृति कारक से भी, विद्यालय से संबंधित कारक से भी प्रभावित होता है, अध्यापक से संबंधित कारक सबसे होगा। अधिगम माने सीखना, सबसे प्रभावित होगा। मनोवैज्ञानिक कारक से भी होता है अधिगम प्रभावित। माइंड आपका कैसा है उस पर भी निर्भर करता है, तो यहाँ आपका डी पड़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहार को मनाने के
अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचित निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? सुनिएगा, काफ़ी बेटर है। कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को त्यौहार मनाना है, ठीक है, और उसके अनुभव को साझा करने का अवसर दिया। त्यौहार मना लिया, मान लीजिए दुर्गा पूजा है, त्यौहार मना लिया, आप पूछा टीचर कि बताओ क्या क्या किया, तो उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना कि सूचना एकत्र करो, त्यौहार जो मनाए हो, क्या क्या किए हो, ये सब क्या होता है? व्यवहार नहीं होता है ना। इसमें सामाजिक संरचनावाद के अंतर्गत होगा, क्योंकि त्यौहार जो है एक समाज में होगा और उसके संरचना का पता चलेगा कि कैसे त्यौहार को मनाया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को, जो लोग लाइव में देख रहे हैं और मेरे यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं ऑफलाइन क्लास में, जो लोग दूर दूर से जुड़े हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम शिक्षा, बहुत अच्छी बात है, अधिगम शिक्षा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 2020 कहता है, क्या कहता है? तो कक्षा में अधिगम को पाठ्य पुस्तक में सीमित नहीं करके, बजाय माने क्या, नहीं करके खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। परीक्षा गलत, ठीक है, 3 माह के बाद गलत, कंठस्थ रटने वाली बात गलत, उत्तर आपका सी पर। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? स्मृति विषयक युक्ति तो वह तकनीकी जो याद करने में मदद करता है। अगर जिनका स्मृति ठीक है, कोई भी बात एक बार सुन लेते हैं उनको याद हो जाता है, तो वह तकनीकी जो याद करने में मदद करता है उसको स्मृति विषयक युक्ति कहते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं कलम लिख करके, स्मृति विषयक युक्ति लिख करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले करके बाद में नोट कर लीजिएगा, उत्तर आपका 1 पर होगा। नेक्स्ट है कि अनुजा कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन कराता है। कोई भी विषय को पहले क्या कर दिया? मानस मंथन कराया। तो यह युक्ति किससे समुचित हो करेगी? देखिए, अगर मानस मंथन करा रहे हैं तो रटना सिखाना, रटकर सिखाना, ओ सॉरी रटकर सिखाना नहीं ना होगा, ओह सॉरी, रटकर सिखाना नहीं होगा। मानस मंथन करा रहे हैं, कोई भी विषय के पहले खूब अच्छा से डिस्कस करा रहे हैं, हम ही कराते हैं ईवीएस का डिस्कशन, तो उसमें कोई रटता है? नहीं रटता है, गलत दृष्टिकोण तो भाई जानेगा कि क्या दृष्टिकोण है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। समालोचनात्मक जो है ना बहुत बेटर होता है। आलोचना, समान आलोचना माने सबका आलोचना होना चाहिए, अच्छी बात है। खोजबीन, ये सही है, आपका उत्तर डी पड़ गया। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात बोला है ना, भय पैदा नहीं करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे के शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस करेगा, तो बच्चा क्या होगा? दबाव महसूस नहीं करेगा। दूसरी बात क्या, अधिगम की बात हो रही है ना, तो ऊपर यहाँ दोनों जो है एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, तो आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, सुन लीजिए अच्छे से। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है और परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? देखिए, एक लड़की है, सुन लीजिए क्वेश्चन समझना है थोड़ा सा। वो क्या कर रहा है कि अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र क्या है? आंतरिक है,
आंतरिक बोले अंदर से कर रही है, तो परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी, तो उसकी योग्यता में कमी। आंतरिक बोले तो क्या, उसके अंदर, तो उसकी योग्यता में कमी। अगर परीक्षा में असफल हो रही है, याद रखिए यहाँ क्या है, आंतरिक है। अगर बाह्य रहता तो टीचर, आंतरिक है तो उसकी योग्यता में कमी है, असफल हो जा रही है बार बार। 29 का आपका ए ही जाएगा बेटर। और आज का लास्ट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से किए हैं, अच्छी बात है, लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। एक अध्यापक चाहती है कि एक सेकेंड, उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे। आंतरिक बोले तो अंदर से, खुद से। उसे क्या करना चाहिए, उसे कक्षा में प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करना। प्रतियोगिता बच्चों को नहीं कराना है, 1 to 5 के बच्चों को तुलना भी नहीं कराना है, ठीक है। बच्चे में डर और चिंता पैदा नहीं करवाना है। भौतिक पुरस्कार जो होता है वह बाह्य कारक है, क्वेश्चन कर है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। तो बच्चे में जिज्ञासा प्रोत्साहन करनी चाहिए और सीखने के लिए आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। बहुत बेटर है, आप लोगों का परफॉर्मेंस बेटर गया है। तो ये जो सेशन था, आप सभी का सेशन जो था वह 29 दिसंबर 2021 का सेशन था और काफ़ी बेटर तरीका से आप सभी को मैं बताया हूँ। मज़ा आया होगा आप सभी को। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा सेशन और ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, लाइक करके जाइएगा, चाहे जो हो लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।